लार्ज पूल का वो पर्पज है ना। ये पैरेलल क्वेरी को सपोर्ट करने के लिए ये वाला मेमोरी एरिया है। स्ट्रीम पूल बैकअप पर्पस के लिए यूज होता है या स्ट्रीम रिलेटेड टास्क होता है, जैसे डेटा पंप या R1 बैकअप चलता है, गोल्डन गेट एप्लीकेशन होता है, तो उसके लिए स्ट्रीम पूल यूज में आता है। ठीक है। अब आते हैं पीजीएमई। ठीक है। पीजीए का फुल फॉर्म है प्रोग्राम ग्लोबल एरिया, दूसरे भाषा में प्राइवेट ग्लोबल एरिया भी बोलते हैं। जैसे शेयर्ड पूल शेयर्ड होता है सारे यूजर्स के बीच, जितना भी यूजर मेरे डीबी इंस्टेंस से कनेक्टेड है, एसजे का कंटेंट सारा कोई यूज कर सकता है। लेकिन पीजीए के साथ वैसा नहीं है। पीजीए का कंटेंट प्राइवेट होता है। हर एक यूजर का पीजीए में अपना छोटा 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 हिस्सा होता है, वो उसी हिस्से में काम करता है। ठीक है। तो पीजीए इज प्राइवेट मेमोरी एरिया, जहां पर हर सर्वर का अपना खुद का डेडिकेटेड मेमोरी एरिया होता है, जहां पर वो खुद का प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेव करता है अपने सेशन की रिलेटेड। है ना, जैसे वो क्या चलाया, कितना देर से क्या चल रहा है ना, क्या उसको इवेंट इवेंट आ रहा है, वगैरह वगैरह। वो सारा डिटेल वो अपने प्राइवेट एरिया में सेव रखता है, जो दूसरे के साथ शेयर नहीं होता है। ठीक है। पीजे के अंदर क्या क्या होता है, तो उसके अंदर सेशन एरिया होता है, प्राइवेट सीक्वल एरिया होता है, कर्सर एरिया होता है, सीक्वल वर्क एरिया होता है। ठीक है। इसमें सेशन एरिया का काम क्या है, सिर्फ सेशन के रिलेटेड डिटेल रखना हर एक यूजर का। है ना, जैसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन, कब लॉगिन किया, किस आईडी से लॉगिन किया, है ना, सेशन का क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह। तो जो हम लोग $V सेशन या $V प्रोसेस व्यू से देखते हैं, वो पीजीए से ही पढ़ के हमको रिजल्ट देता है। ठीक है। प्राइवेट एसक्यूएल एरिया, इसमें कोई भी सीक्वल एग्जीक्यूट होता है तो उसका स्टेट, है ना, किस फेज में है, एग्जीक्यूट हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है। सीक्वल के अंदर वेरिएबल कॉल होता है, वो वेरिएबल का क्या वैल्यू है, वो सारा प्राइवेट सीक्वल एरिया में सेव होता है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कर्सर एरिया। कोई भी एसक्यूएल एग्जीक्यूट होता है ना, तो उसका जो भी एग्जीक्यूशन प्लान वगैरह क्रिएट होता है, वो सारा को, या एक सेशन कितना सीक्वल एग्जीक्यूट कर रहा है एक सिंगल सेशन में, उसको कर्सर बोलते हैं। जैसे एक व्यू होता है कुछ $V, $V होता है, क्या होता है, ओपन पर्सन होनी। पहले मेरा एसआईडी निकाल लेते हैं। मेरा, हम डेटा उसमें लॉगिन किए, ठीक। मेरा क्या एसआईडी है, कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए सेलेक्ट एसआईडी फ्रॉम $, माई स्टेट, वेयर रो नम इक्वल टू 1। तो मेरा एसआईडी ये 30। ठीक है ना। मेरे रो सेशन नंबर में का मतलब ये रो नम एक हिडन कॉलम होता है डेटा किसी भी पहला टेबल नंबर। में। हाँ, जैसे एक्सेल में होता है ना, लेफ्ट में 1 2 3 4, हाँ, वैसे टेबल में जितना रिकॉर्ड इंसर्ट होता है उसका अपना एक रो नंबर होता है। तो मेरे सेशन से तो एक ही रहेगा ना, तो वहाँ रो नंबर देने का मतलब। बात तो तुम सही बोला है। चलो चला के देख लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे स्टेट में तुम्हारा सेशन बहुत सारा काम कर रहा होगा ना, तो बहुत सारे रिजल्ट आ सकता है। माई स्टेट एक व्यू है ना, जिससे तुम्हारा सेशन क्या क्या कर रहा है वो सब आता होगा, तो तुम्हारा रिजल्ट मल्टीपल हो सकता है। दिख रहा है। हम्म। तो हम इतना दिख के क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ एक लाइन चाहिए, तो हमको इसीलिए हम कैसे लगाए पता हैं, कि बस पहले ही वाला होगा? क्योंकि सारा सेम होगा। सारा सेम जो है तो जो 30 दिख रहा है यहाँ तो SID। अहो, तो सारा सेम ही है ना, 30 30 30। अच्छा, सारा सेम है, सॉरी। पहले सब जो 30 ही है। जो जो भी चलेगा इसी साइड से चलेगा, क्योंकि तुम्हारे सेशन से अच्छा, चल रहा है। बस ये टॉप के जैसा है, जैसे टॉप में टॉप वन करेंगे तो एक दिखाएगा, वैसे ही है रो नंबर वन। उस हिसाब से यूज किए हैं क्या? नहीं, वैसा तो नहीं। जैसे हम रो नंबर 1 यूज किए तो ऐसा नहीं कि टॉप वाला दिखाया है,
रो नंबर वन, एक से लेके 10 तक मान लो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, तो ऑरिकल ऐसा नहीं इंसर्ट करता है सबसे छोटा है ऊपर रहेगा, सबसे बड़ा है नीचे रहेगा, वैसा नहीं। पहले जो हम्म। रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ वो नंबर वन पे जाता है, फिर टू थ्री फाइव ऐसे करके इंसर्ट होता है। हाँ, तो तो टॉप में भी तो वैसे ही रहता है, जो भी इंसर्ट का रहता है बस जो सबसे पहले वाला रहता है वो दिखाता है। अच्छा ठीक है, अगर वैसा है तो हो सकता है। तो हम वेयर रो नम इक्वल टू वन की जगह हम कुछ भी लिख सकते थे, मतलब बोलने का मतलब हमको सिर्फ ना एक रो देखना था, इसलिए हाँ, हम रो नम इक्वल टू वन किए, हम टू भी कर लेकिन सकते हैं। सारा का एसआईडी सेम रहेगा। हाँ ठीक है, अभी पता नहीं रो रोल नंबर नंबर टू में वन। नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ मेरे को अपना एसआईडी मिला, तो ये मेरा एसआईडी है। ठीक है, अब हमको देखना है इस एसआईडी से कितना कर्सर खुला हुआ है। सेलेक्ट एसआईडी, काउंट स्टार फ्रॉम जीरो कर्सर वेयर एसआईडी बराबर इस, सॉरी, एग्रीगेट फंक्शन जहां भी लगाते हैं तो ग्रुप बाय ऑपरेटर लगाना पड़ता है, और ग्रुप बाय में उसको डालते हैं जिसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं हुआ है। तो मेरे सेशन से 46 कर्सर खुला हुआ है, यानी मेरे सेशन से 46 सीक्वल अभी तक चल चुका है, सिंगल सेशन से। ठीक है, अगर एक हम नया सीक्वल अगर हम चला दें, जैसे सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम पीबीए सेगमेंट्स, दैट मीन्स एक और क्वेरी बैकएंड में प्रोसेस हुआ, कर्सर में ये भी सेव हो गया होगा मेरा पीजीए में, तो मेरा को कर्सर काउंट यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखना चाहिए, मतलब अब बढ़ता हुआ ये दिखना इसमें जो चाहिए, सिंपल। एरर, हाँ क्या चीज। ये तो 3 बढ़ गया है अचानक। हाँ क्योंकि हम ना एक क्वेरी चलाए, इस क्वेरी को पीछे प्रोसेस करने के लिए ऑरेकल हो सकता है इसके लिए दो या तीन टेबल के पास जाना पड़ा हो, पॉसिबल है ना। हम हाँ तुमको भाई। बोले कि एक लाने के लिए, मेरे नजर में वो एक काम है, तुमको केक लाना, तुम्हारे नजर में दो तीन काम हो सकता है, तुमको किसी से गाड़ी मांगना होगा, उसके पास जाना होगा, गाड़ी लेना पड़ेगा, है ना। मतलब तुम्हारे लिए उस काम को करने के लिए दो या तीन स्टेप हो सकता है, लेकिन मेरे नजर में वो तो एक काम है ना, कि हम तुमको बोलिए केक लाने के लिए, हम्म। तुम कैसे ला रहा हो वो तुम देख रहा है, कुछ वैसा ही है। हम तो ये क्वेरी चला दिए, अब इसका रिजल्ट लाने के लिए ओरेकल पीछे में दो तीन क्वेरी चला सकता है। करेक्ट। तो देखो मेरा कर्सर बढ़ और गया। बोल सकते भी जैसे एरर आ रहा है, हाँ, एरर कहाँ जैसे पे मेरा ये सेलेक्ट है अकाउंट पे, कोई भी ए अच्छा, पे एरर आया है तो वो भी काउंट होता है कि वो छूट जाता है? हाँ वो भी पार्स हुआ है, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अगर पार्स सही से हुआ है तब तो कर्सर काउंट बढ़ना चाहिए, अगर फेल हुआ है तो नहीं आना चाहिए, देख लेते हैं। सेगमेंट जानबूझ के हम गलत लिख रहे हैं, ये पार्स तो कर रहा है बट देखते हैं। हाँ नहीं काउंट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसफुली पार्स हो नहीं पाया। ठीक है, इसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग ये पढ़ेंगे कोई सीक्वल कैसे प्रोसेस होता है, किस फेज में जाके एक्चुअल में प्लान क्रिएट होता है, क्योंकि इस कर्सर के अंदर वही रिकॉर्ड आता है जो सीक्वल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, जिसका सक्सेसफुली प्लान बना है। तो इसका भी ना एक लिमिट होता है कि एक सेशन कितना सीक्वल एग्जीक्यूट कर सकता है एक सिंगल सेशन में, वो कंट्रोल होता है ओपन कर्सर से। शो पैरामीटर ओपन कर्सर, तो इसका बाय डिफॉल्ट लिमिट 300 होता है, मतलब एक सेशन अपना सिंगल सेशन में 300 स्टेटमेंट ही चला सकता है ना। उससे ज्यादा चलाएगा तो उसको एरर आने लगेगा। चाहे ओपन वो सी कर्सर, क्यों ना हो। सिस, हाँ सिस को भी आएगा। ठीक है,
तो ये चीज है, ये ओपन कर भैया आप तो सकते हो, 300 से मतलब ये। ज्यादा चला देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है आज तक। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मेरे को एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, शीश वाले का केस में। को भी हो क्योंकि सकता है। वही लग रहा है, क्योंकि नहीं आता है हमको लग रहा है सिस्टम। क्योंकि हम लोग भी पुट्टी 3 3 4 4 दिन से ओपन रहता है, और वो क्लोज हम्म। नहीं रहता, और सेम सेशन चलते रहता है, तो उसमें तो नहीं कुछ ये होता है। ओके, ठीक है, तो ये एक बार मेरे को भी एक बार चेक करना होगा, अच्छा, जहां तक मेरे इसमें को पता है ऐसा ना। हो सकता होगा कि एक बार अगर डेटाबेस से अगर एग्जिट करके फिर लॉगिन किए तब रीसेट हो जाता होगा। हाँ, तब रिसेट हो जाएगा। जैसे हाँ, अभी देखो हम एग्जिट वो कर हो लेते हैं। सकता है, फिर हो सकता है। बस, जैसे अभी देखो हम एग्जिट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना एसआईडी देख लेंगे। अरे, ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं तो मेरा ये इससे कम दिखेगा। जीरो तो नहीं दिखेगा, इससे कम दिखेगा, है ना, कम हो गया। रीसेट हो गया, यही होता होगा फिर। हाँ, देखो मेरे को तो ये वही पता है कॉन्सेप्ट, बट ऐसा अगर बोल रहे थे एक बार हम चेक करके एक बार हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि 300 बहुत ज्यादा होता है। और ये 300 का मतलब ये समझो कि ऐसा नहीं कि हर कुरी चला रहे तो काउंट बढ़ेगा, नहीं। अगर हम एक बार ये कुरी चला चुके हैं, अगली बार जब हम चला रहे हैं, ये दोबारा से थोड़ी उसको कंपाइल करेगा। मान लीजिए क्यों? कि क्योंकि ये एक बार कर्सर में करने से सेव हो 3 बढ़ चुका रहा है, है। तो 100 बार चलाएंगे तो 100 बार अलग अलग चलाना होगा। हाँ, लेकिन ऐसा पीछे होता नहीं है, क्योंकि तुम सेम ही सीक्वल चला रहा है। तो सेम सीक्वल चला रहे हैं तो सेम कर्सर यूज होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये सीक्वल हम पहले से हम चला चुके हैं, हम दोबारा चला रहे हैं। ठीक है, तो कायदे से ये 23 का 23 रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। नहीं चेंज हुआ ना? नहीं। नहीं भी। समझ है। इसीलिए हमारा ये लिमिट मेरा एग्जॉस्ट नहीं करता है, क्योंकि हम ज्यादातर पूरी मेरा मिलता जुलता चलता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम कोई अलग टाइप का अगर हम कमांड चलाएंगे जो मेरा इस सेशन में नहीं चला है, ध्यान रखना है ना। ये नया सेशन है, सॉरी, ये नया सीक्वल है, पीछे पार्सिंग हुआ होगा, यानी इसके लिए एक नया कर्सर क्रिएट हुआ होगा। बढ़ गया। अब इसी सीक्वल को तुम कितना बार चलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, चलाते जाओ, और एक कल उसी सेम कर्सर को यूज करेगा। भाई एक बढ़ा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इसके पीछे कुछ ना कुछ चला होगा, लेकिन इसकी वजह से नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हम किस कॉन्फिडेंस पे बोल रहे हैं कि हम एक ही सीक्वल बार बार चलाएंगे तो ये काउंट नहीं बढ़ेगा? वो भी एक पैरामीटर से कंट्रोल होता है, उसको बोलते हैं कर्सर शेयरिंग। शो पैरामीटर कर्सर, यहाँ देखो क्या है, एग्जैक्ट, यानी कोई सीक्वल अगर एग्जैक्ट हम चला देते हैं हूबहू, तो वही कर्सर को यूज करेगा। ठीक है, जैसे अभी जैसे अगर हम काउंट चेक किए, 27 दिख रहा है, ठीक है, हम एग्जैक्ट पूरी चलाए, तो हम क्या बोले कि इसका काउंट नहीं बढ़ना चाहिए, है ना, नहीं बढ़ा। एग्जैक्ट बोलने का मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, डी ऑर्डर ए बाई। मतलब इसमें हम अपर केस लगा देंगे तो भी तो ये हो जाएगा। हाँ, वही ट्राई कर रहे हैं, है ना, अपर कर दिए, चलाए हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं चेंज हुआ, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ। केस बदल देते हैं। अच्छा, ये जो डेटाबेस, सिनोनियम है इसमें अपर और लोअर केस ये नहीं करता है क्या? नहीं, मतलब मैटर नहीं करता है? नहीं, वेयर नेम बराबर राहुल, ठीक, यहाँ मैटर करेगा, यहाँ एक काउंट बढ़ेगा। ठीक, नहीं भाई ये भी नहीं बढ़ा। खेल रहा है।
नहीं बढ़ा, ठीक है, ये थोड़ा ये सेलेक्ट ही नहीं हुआ कोई ये ना। रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करके फिर अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ठीक है, मतलब कर्सर का लॉजिक समझ में आया ना कि इसके अंदर क्या है, क्यों है, एक हाँ भैया। सेशन, एक सिंगल सेशन में कितना सीक्वल एग्जीक्यूट करता है, वो सारा सीक्वल पार्स होने के बाद वो अपने कर्सर में जाकर सेव होता है, और वो कर्सर कहाँ होता है, पीजीए के अंदर होता है ना, यहाँ तो वो यहीं पे सेव आवाज होता है। कट गया भैया। हम बोले कोई भी सेशन अपने सेशन के अंदर जितना भी सीक्वल चलाया है, उसका सारा सीक्वल का डिटेल, प्लान का डिटेल उसका अपना कर्सर एरिया में सेव होता है ना। हेलो। वो जितना, आवाज कट गया भैया पूरा। अभी भी नहीं आ रहा है। भैया आपका आवाज सही अच्छा। नहीं, नहीं आपका आवाज सही आ अच्छा। रहा है, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, अच्छा, बफर मेरा एरिया में। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आ रहा है स्क्रीन पे। ओके ओके। ठीक है, बोलिए, हम देख लेंगे वीडियो फिर से। चौथा है वर्क एरिया, ठीक है। सीक्वल वर्क एरिया भी हम एक अपना इंपॉर्टेंट कर्सर एरिया है। यहाँ पर एक्चुअल में जो ज्वाइनिंग वगैरह जो होता है ना, दो टेबल तीन टेबल के बीच में जो ज्वाइन लगता है, वो इसी एरिया में होता है। तो इसके अंदर छोटा छोटा एरिया है अलग अलग ज्वाइन को प्रोसेस करने के लिए, जैसे शॉर्ट एरिया है, यहाँ पे शॉर्ट होता है, ठीक है। हैश ज्वाइन एरिया है, यहाँ पे हैश ज्वाइनिंग होता है। बिटमैप मर्ज एरिया होता है, वहाँ पे बिटमैप ज्वाइन होता है, ठीक है। हम लोग जैसे ज्वाइन लगा देते हैं, तो ओरेकल उस ज्वाइन को कैसे प्रोसेस करेगा, उसके लिए ओरेकल का अपना एक मैकेनिज्म है, उसी का टाइप है हैश, नेस्टेड, फलना ढकना, बहुत तरीके का ज्वाइन ओरेकल का इंटरनल मैकेनिज्म में होता है। तो वो सब अलग अलग एरिया में होता है, और वो सारा सीक्वल वर्क एरिया में होता है, और ये पीजीए का पार्ट है। तो इतना सारा कंपोनेंट हम लोग को इसलिए पता होना चाहिए कि डेटाबेस में अगर परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम आएगा ना, तो जैसा सिम्टम हमको दिखेगा, उस हिसाब से हम, हमको अगर डीबी का प्रॉपर पता रहेगा कि अच्छा ये इशू आ रहा है, तो मेमोरी का इस कंपोनेंट का प्रॉब्लम है। जैसे हम कोई क्वेरी चला रहे हैं, एक ही रिकॉर्ड उठा के ला रहे हैं, लेकिन हर बार देख रहे हैं कि वो 10 सेकंड ले रहा है। जैसे हम अभी चलाए तो आया 10 सेकंड में, फिर जस्ट उसके बाद चलाएंगे तो 1 सेकंड में आएगा, ठीक है। फिर 5 मिनट बाद चला रहे फिर से 10 सेकंड ले रहा है। रीजन बताओ क्या हो सकता है। DBWR में नहीं रह रहा वो, वो वहां से डिस्क बफर में चल एरिया में जा रहा। नहीं रखा होगा। बफर एरिया में नहीं रख पा रहा है। क्यों नहीं रख पा रहा बफर में। क्योंकि उसके बाद कोई उसका रजिस्ट्रेशन जितना यूज बस हो जा डिस्क रहा। लोकेट है वो हट जा रहा होगा, मतलब खत्म हो जा रहा होगा। हाँ, यानी बफर छोटा है ना। बफर का साइज बढ़ाना। बफर का साइज बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग को आर्किटेक्चर बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तभी हम लोग परफॉर्मेंस के रिलेटेड जितना भी इशू होगा ना, वो ठीक कर पाएंगे। अगर वो नहीं पता रहेगा तो हम परफॉर्मेंस के इशू में काम ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है। अब अब आते हैं हमारा प्रोसेस आर्किटेक्चर में, ये दो नंबर का सिर्फ तीन होना चाहिए था, कोई नहीं, प्रोसेस आर्किटेक्चर में आते हैं। प्रोसेस में मेनली तीन टाइप का प्रोसेस होता है ऑरेकल में, ठीक। एक होता है यूजर प्रोसेस, एक होता है सर्वर प्रोसेस, एक नहीं, असल में ये कैटेगरी है, और एक होता है बैकग्राउंड प्रोसेस का कैटेगरी, ठीक है। यूजर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो क्लाइंट मशीन में क्रिएट होता है। क्लाइंट मशीन कौन, जो मेरे डेटाबेस को कनेक्ट करता है रिमोटली, ठीक है। जैसे हम अपना इस विंडोज पीसी से सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं रिमोटली, तो हम क्लाइंट हुए, करेक्ट। तो मेरा प्रोसेस कहाँ बना, मेरे विंडोज पीसी में बना, है ना। तो मेरे पीसी में जो बनेगा प्रोसेस, वो एक क्लाइंट प्रोसेस है, या उसको यूजर प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है सर्वर प्रोसेस। अब नाम ही है सर्वर प्रोसेस, तो ये सर्वर पे चलता है, कहाँ पे, डीबी सर्वर पे, और ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है डेटाबेस से, और जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट को चाहिए, वो सर्वर प्रोसेस ही यूजर प्रोसेस को मुहैया कराता है। इसीलिए यहाँ हम लिखे यूजर प्रोसेस में कि ये डीबी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता है, ये सर्वर प्रोसेस के थ्रू कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब बैकग्राउंड प्रोसेस,
बैकग्राउंड प्रोसेस भी सर्वर प्रोसेस ही है, बट ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, मतलब ये पीछे हमेशा चलते रहेगा जब तक मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग है। ठीक है। सर्वर प्रोसेस एज पर रिक्वायरमेंट नया क्रिएट होगा, और जब जरूरत नहीं रहेगा वो हटता भी जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड प्रोसेस रहेगा ही रहेगा जब तक मेरा डीबी इंस्टेंस चल रहा है सर्वर पे। है ना। अब ओरेकल में बहुत सारा बैकग्राउंड प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ ही है जो मैंडेटरी है, यानी वो अगर नहीं चलेगा तो मेरा डेटाबेस डाउन हो जाएगा। है ना। तो हम लोग मोस्टली मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, कि बाकी तो चलते रहेगा, हमको पता है। अगर मैंडेटरी वाले को कुछ हो गया तो मेरा डीबी क्रैश कर जाएगा, तो हमको वो मॉनिटर करने आना चाहिए। है ना। तो इंटरव्यू में 5 या 6 मैंडेटरी बैकग्राउंड प्रोसेस के बारे में पूछता है हमेशा। तो कोई भी 5 आप लोगों को याद करके आंसर देना रहता है। तो हम वही 5 मैंडेटरी प्रोसेस यहाँ लिखे हैं, जिसमें सबसे पहला है एसमॉन, जिसको बोलते हैं सिस्टम मॉनिटर। नाम से लग रहा है ये सिस्टम मॉनिटर करता है। ठीक। ये टेम्पररी सेगमेंट, टेम्पररी स्पेस को रिलीज करता है, और इंस्टेंस रिकवरी करता है। कब करता है इंस्टेंस रिकवरी? व्हेन इंस्टेंस एबनॉर्मली क्रैशेस। नॉर्मली क्रैश होने का मतलब क्या? टीवी चल रहा था, सडनली सर्वर डाउन हो गया। क्या होगा उस केस में? बहुत सा यूजर होगा जो इंसर्ट चलाया होगा। है ना। बहुत सा यूजर होगा जो कमिट मार दिया होगा लेकिन डिस्क में लिखाया नहीं होगा। तो वो सारा ट्रांजेक्शन इन डाउट में रह जाता है। तो वो सब ट्रांजेक्शन को ओरेकल जब स्टार्ट हो रहा होता है तो एस1 प्रोसेस उन सब ट्रांजेक्शन को फाइनलाइज करता है। जो कमिट हो चुका था उसको डिस्क में लिखता है, जो कमिट नहीं हुआ था उसको ओरेकल रोल बैक मारता है। इसी को इंस्टेंस रिकवरी बोलते हैं। इंटरव्यू का सवाल है ये, व्हाट इज इंस्टेंस रिकवरी। है ना। तो इसका यही सिंपल आंसर है कि जब भी इंस्टेंस एबनॉर्मली डाउन होता है तो ड्यूरिंग जब हम स्टार्टअप कमांड चलाते हैं तो डीबी स्टार्ट होने के पहले ट्रांजेक्शन्स को रिकवर करता है। कमिटेड ट्रांजेक्शन को वो डेटा फाइल्स में राइट करता है, अनकमिटेड ट्रांजेक्शन को रोल बैक करता है। ठीक है। सेकंड है पीमोन, प्रोसेस मॉनिटर। ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई यूजर प्रोसेस क्रैश होता है या डिस्कनेक्ट होता है, उस केस में ये उस प्रोसेस के द्वारा जो भी मेमोरी या रिसोर्स कंज्यूम किया हुआ था उसको रिलीज करता है। ठीक है। दूसरा लॉक वगैरह को फ्री करता है। जैसे सपोज कोई यूजर था, वो किसी टेबल पे इंसर्ट मारा और उसको पुट्टी बंद हो गई। टेबल पे तो वो लॉक लेके बैठ गया ना। वो तो इंसर्ट मारा, वो तो बोल रहा नहीं मेरा, ये मेरा पुट्टी डिस्कनेक्ट हो गया, हम कुछ नहीं काम कर रहे। बट उसका सेशन तो इंसर्ट मार के बैठा हुआ है, उस टेबल पे लॉक लगा हुआ है। तो उस केस में पीमोन उस लॉक को रिलीज करता है। उसके लिए पीमोन के पास दो ही ऑप्शन है, या तो उस ट्रांजेक्शन को कमिट करेगा या तो उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक करेगा। यहाँ दो केस है। ओरेकल को पता कैसे चलेगा कि एबनॉर्मली शटडाउन, एबनॉर्मली सेशन डिस्कनेक्ट हुआ है या यूजर खुद से किया है? उस बेसिस पे वो ट्रांजेक्शन को या तो कमिट करेगा या तो रोल बैक करेगा। चलो सिनेरियो देखते हैं। कनेक्ट 4 4। एक हमारा टेस्ट नाम का टेबल है ना, इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज इंसर्ट कर दिया। ठीक है। अगर एबनॉर्मली सेशन डिस्कनेक्ट होगा तो क्या होगा, और इंटेंशनली, यानी अगर हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ से सिंपल क्लोज मारेंगे। करेक्ट। तो इसको ओरेकल एबनॉर्मल नहीं मानता है, यानी हम खुद से किए हैं क्रॉस तो ओरेकल इसको कमिट मार देगा। ठीक है। करते हैं क्रॉस, हाँ। याद रखना हम कमिट नहीं मारे हैं, यहाँ देखते हैं ओरेकल क्या करता है पीछे में।
क्लोज कर दिए। देखते हैं पुट्टी में, दूसरे पुट्टी में उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड गया है कि नहीं। तो भाई नहीं, नहीं आया। मेरा थ्योरी गलत हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ पे ये रोल बैक कर दिया। पता नहीं, हम किसी सिनेरियो में टेस्ट किए थे, वहां पे वो कमिट कर दिया था। एक और सिनेरियो टेस्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज बी। ठीक है, हम कमिट नहीं कर रहे, यहाँ हम एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, ये भी मेरा इंटेंशनल है, ये भी हम गलती से नहीं हुआ है। ठीक, इसमें देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ भी कमिट होना चाहिए ऑटोमेटिक। देखते हैं, ये भी टेस्ट केस था मेरा, ये काम करता है कि नहीं। है ना, कमिट हो गया हाँ भैया। है ना, यानी ओरेकल मानता है यूजर जानबूझ के एग्जिट किया है। अगर एबनॉर्मल क्रॉस होना, अच्छा सॉरी हम तब गलत बता दिए, अगर पुट्टी डायरेक्ट क्लोज हो रहा है तो उसको ओरेकल एबनॉर्मल मानता है कि हाँ भाई पुट्टी बंद हो गया। लेकिन अगर कोई बंदा सीक्वल में रहते हुए एग्जिट लिखने का उसको क्षमता है, तो कमिट लिखने का भी क्षमता था उसके अंदर, तो ओरेकल उसको कमिट कर देगा। जिसको समझता है कि नहीं ये इंटेंशनल है, तो उसको कमिट कर देगा, फाइनलाइज कर देगा। और जिसको ओरेकल समझता है कि नहीं सिर्फ नेटवर्क चला गया होगा, पुट्टी बंद हो गया होगा, उसको रोल बैक कर देता है। ये काम कौन कर रहा है? ओरेकल का कौन सा प्रोसेस कर रहा है? विमान। ह्यूमन कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। सेशंस को वो रिलीज करता है ना? कैसे? उसका प्रोफाइल का सेटिंग के हिसाब से, है ना। प्रोफाइल एक ऐसा चीज है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि यूजर का सेशन कितने देर तक डेटाबेस में रह सकता है, वो कितना सेशन क्रिएट कर सकता है। ये सारा लिमिट जो डिफाइन होता है वो यूजर के प्रोफाइल में डिफाइन होता है। जैसे अगर हम डिफाइन कर देंगे किसी यूजर का प्रोफाइल में कि वो 5 ही सेशन ले सकता है, तो जब वो छठा सेशन लेने जाएगा ना, उसको एरर आने लगेगा। या अगर हम लिख देंगे कि वो 5 मिनट ही डेटाबेस में कनेक्ट करके रख सकता है, तो जैसे ही छठा मिनट होगा, पीमोन क्या करेगा, उसका सेशन को किल कर देगा। तो बेस्ड ऑन ये प्रोफाइल कैसे सेटिंग। होता है भैया? हाँ, ये प्रोफाइल सेटिंग कैसे होता हाँ ये आगे हम लोग को पढ़ना है यूजर मैनेजमेंट में, ये हमारा है इसमें। ये यूजर मैनेजमेंट है कहीं पे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे डिटेल में है? ठीक। पढ़ेंगे, अभी बताएंगे ना तो यहाँ थोड़ा हो जाएगा, फिर वहाँ पे थोड़ा हो जाएगा। ठीक। ठीक है, तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल सेटिंग पीमोन उस सेशन को रिलीज कर देता है। ठीक है, अब चेक पॉइंटर पाते हैं। सीकेपीटी या चेक पॉइंटर प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है, चेक पॉइंटर डीबी राइटर प्रोसेस को, जिसको शॉर्ट में डीबीडब्ल्यू, और एन का मतलब होता है वहां पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा होगा, यानी डीबी राइटर मल्टीपल हो सकता है। तो उस एन का यही मतलब है, वहाँ 1 2 3 हो सकता है। जैसे हम लोग यहाँ देखें डेटाबेस में, अ, तो डीबी राइटर दिख रहा है कहीं पे, डीबीडब्ल्यू, एस हाइफन ई एफ ग्रेप डीबीडब्ल्यू। हाँ, ये है ना डीबीडब्ल्यू 0। डीबीडब्ल्यू एन का जगह क्या है, 0। यानी एक ही डीबी राइटर प्रोसेस है मेरे डेटाबेस में। तो एन जो है वही नंबर दिखाता है। जितना डीबी राइटर होगा उतना एन या अगर बढ़ा देंगे, 3 है तो DB N 3 हो सकता है, यानी 4 होगा, 0 से शुरू होता है ना। और ये कैसे कंट्रोल होता है, एक पैरामीटर होता है, शो पैरामीटर डीबी राइटर करके, है ना। ये एक सेट है, इसीलिए डीबी राइटर का एक ही प्रोसेस है मेरे डेटाबेस में। और ये भी मैंडेटरी प्रोसेस है, अगर ये डेटाबेस चल रहा है तो ये चलता हुआ दिखेगा ही दिखेगा, है ना। खैर फिलहाल अभी चेक पॉइंट पे आते हैं।
चेक पॉइंट क्या करता है, वो DBWR को इंस्ट्रक्ट करता है कि सब चीज लिखना है किसी पर्टिकुलर टाइम तक, यानी किसी स्पेसिफिक टाइम में डेटाबेस का क्या स्टेटस है, वो चेक पॉइंटर इंश्योर करता है। और वो टाइम कैसे इंश्योर होता है, तो ओरेकल का हर सिंगल ट्रांजेक्शन के बिहाफ में एक सीक्वेंस नंबर जनरेट होता है। जैसे स्कूल का रजिस्ट्री में हर स्टूडेंट का एंट्री के पहले उसका रोल नंबर होता है जो यूनिक होता है, वैसे ही हर ट्रांजेक्शन के लिए एक ट्रांजेक्शन नंबर होता है जिसको सिस्टम चेंज नंबर बोलते हैं, शॉर्ट में SCN बोलते हैं। तो चेक पॉइंटर यही SCN कंट्रोल फाइल और डेटा फाइल में अपडेट करता है, और उसके बिहाफ में क्या ट्रांजेक्शन हुआ उसको सेव कर देता है। भैया SCN कमिट करने के बाद जनरेट होता है ना? करेक्ट। फाइनलाइज होने के बाद, जब तक ट्रांजेक्शन फाइनलाइज नहीं हुआ है SCN नंबर जनरेट नहीं हुआ। ठीक है। अब चूंकि डेटा फाइल का हेडर में लिख दिया सब चीज, इसके चलते अगर सिस्टम मेरा क्रैश करता है तो रिकवरी में टाइम कम लगता है, क्योंकि ओरेकल को उतना कम ट्रांजेक्शन को रिकवर करना पड़ेगा डेटा फाइल में। लेकिन वही अगर चेक पॉइंट अगर हेडर अपडेट नहीं किया है और DB क्रैश कर गया है, तो जब DB अप आएगा तो एसमोन को जाके चेक करना पड़ेगा डेटा फाइल का हेडर, यहाँ अपडेट है कि नहीं, अच्छा नहीं है इसको भी अपडेट करो, यहाँ है कि नहीं। तो रिकवरी में टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए नोटिस करना रोहित, तुम लोग जब DB डाउन करता है तो अल्टर सिस्टम स्विच लॉक फाइल और अल्टर सिस्टम चेक हाँ पॉइंट मांगता है। हाँ, लॉग फाइल को स्विच करते हैं। हाँ, ताकि जितना भी बफर में डेटा है सब डिस्क में राइट हो जाए। फिर इसमें राइट हो जाए। करेक्ट। यस। यही रीजन है चेक पॉइंट मांगने का। अब आते हैं DBWR, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एंड लगा दे क्या, नहीं ऐसे ही लिखते हैं, ठीक। ये है डेटाबेस राइटर प्रोसेस, नाम से ही लग रहा है ये राइट करता है कहाँ, डिस्क में। कहाँ से, बफर से। ठीक है। क्या करता है ये, डर्टी बफर किसको बोलते हैं, मॉडिफाइड बफर को। जैसा कि बताए, जो भी ऑपरेशन होता है वो डायरेक्टली तो डिस्क में होता नहीं है, वो कहाँ होता है, मेमोरी में, बफर कैशे में होता है। तो जो भी डेटा वहाँ पे चेंज हो रहा है पहले मेमोरी में हो रहा है। भले हम कमिट मार दिए, वो तुरंत डिस्क में राइट नहीं होता है, मेमोरी में ही रहता है। क्योंकि DB राइटर जो है ना, इसको लेजी प्रोसेस बोलते हैं, आलसी है ये। ठीक है, ये तुरंत नहीं लिखने बैठ जाता है, ये जमा करता है अपने पास ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं कि हम कमिट मार दिए, एक ट्रांजेक्शन आया फिर फट सी गया लिखने के लिए, नहीं, ये समय बचाता है। एफिशिएंट है बोलने का मतलब। जब ये देखता है कि हाँ कुछ इतना अच्छा खासा लमसम ट्रांजेक्शन हो गया है, कमिट हो गया है, जाते हैं डेटा फाइल में लिख के आते हैं। DB राइटर वैसे काम करता है। ठीक है, तो इसका काम होता है डर्टी बफर को डेटा फाइल में लिखना, है ना। ये ऐसा नहीं कि कमिट होते साथ लिख देता है, इट डजंट राइट ऑन कमिट। ठीक है, ये लिखता है कब, जब बफर कैसे भरने वाला होता है या चेक पॉइंट होता है। ठीक है, तो जब हम चेक पॉइंट, अल्टर सिस्टम चेक पॉइंट मारते हैं, तब DB राइटर फोर्सफुली जितना डर्टी बफर है उसको डिस्क में लिख देता है, जिससे कि मेरा रिकवरी टाइम कम हो जाता है। ठीक है। ठीक है। आखिरी है LGWR। ठीक है, जिसका नाम है लॉग राइटर प्रोसेस। नाम से ही लग रहा है, रीडू लॉग का डेटा उठा के रीड लॉग फाइल में लिखता है। ठीक है, ये क्या करता है, रीडू लॉग बफर का कंटेंट्स को उठा के जो डिस्क में रीडू लॉग फाइल है उसमें लिखता है। कब कब लिखेगा, इसका भी दो सिनेरियो है। जब जब यूजर कमिट करता है, पहला तब, दूसरा जब भी रीडू बफर 1/3 भर जाएगा, या 1 MB भरेगा, या हर 3 सेकंड। ठीक है, इन तीन सिनेरियो में LGWR लॉग बफर का डेटा रीड लॉग फाइल में लिखते रहता है। सोचने वाला बात है, इतना जल्दी जल्दी क्यों लिखता है, क्योंकि
कोई भी ट्रांजेक्शन मिस ना हो डेटाबेस में, क्योंकि डीबी जैसे ही क्रैश करेगा मेमोरी का कंटेंट तो लॉस हो जाएगा ना। तो ओरेकल कोशिश करता है कि तुरंत से तुरंत बफर का डेटा रीडू लॉग फाइल में लिखा जाए, ताकि कोई ट्रांजेक्शन लॉस ना हो। नहीं तो अगर मेमोरी में ही रह गया तो वो ट्रांजेक्शन तो लॉस हो जाएगा। इंस्टेंस रिकवरी जब होना होगा तो S1 किसको पढ़ता है? S1 रीडू लॉग फाइल को ही पढ़ता है। इसी से पढ़ के वो देखता है कि अच्छा कौन कमिट हुआ था, कौन कमिट नहीं हुआ था। ठीक है, इसीलिए इतना फ्रीक्वेंट जो है LGWR रीड लॉग बफर का तो यह कंटेंट जो रीड कमिट लॉग नहीं हुआ फाइल में तो लिखता है। LGWR में आएगा ही नहीं। हाँ, करेक्ट, वो नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? वो अंडू में जाएगा। ठीक है, एक अंडू टेबल स्पेस होता है ओरेकल में, ठीक है, वो भी हम लोग को हाँ। पढ़ना है। जो ट्रांजेक्शन फाइनलाइज होता है वो रीडू में जाता है। जो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाता है, यानी कोई इंसर्ट चलाया, ठीक है, लेकिन उसको फाइनलाइज नहीं किया, तो वो अंडू में रहता है। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है, जैसे एक्सेल में आते हैं वापस। जैसे सपोज करो ये मेरा डेटा फाइल है। ये मेरा डेटा फाइल है जिसके अंदर ये जो अलग अलग डब्बा है, ये अलग अलग समझो डेटा ब्लॉक्स है। ठीक है, हम इसके अंदर वैल्यू भी डाल देते हैं, थोड़ा और अच्छा समझ आएगा, है ना। तो टेबल के अंदर ये रिकॉर्ड है, और ये मेरा समझो बफर कैसे है। ठीक, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि जो भी डेटा मॉडिफिकेशन होगा वो फर्स्ट लेवल पे मेमोरी पे होगा, डिस्क पे तो होगा नहीं। कोई यूजर क्वेरी चलाया जो इस 4 वाले वैल्यू को बदल के 5 करना चाहता है। ठीक है, यहाँ मान लो यहाँ है मेरा अनडू टेबल स्पेस, अब ये खाली है। ये मेरा कोई डेटा फाइल है जिसके अंदर डेटा है। कोई यूजर क्वेरी चलाया, अपडेट टेबल सेट वैल्यू बराबर 5, सॉरी 45, वेयर वैल्यू इक्वल टू 4, है ना। यानी जहां पर वैल्यू 4 है उसको वो 45 में बदल रहा है। ये कैसे होगा बैकएंड में, है ना। क्योंकि अगर डायरेक्टली अगर ये यहाँ बदल दे, और अगर ये कमिट नहीं किया हुआ है और तुरंत अगर यहाँ बदल जाए, तो जो दूसरा यूजर इस टेबल को यूज कर रहा होगा उसको रिजल्ट गलत गलत दिखेगा, तो 4 दिखेगा। है ना। तो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ओरेकल के पास है अनडू टेबल स्पेस, कि जब तक डेटा फाइनलाइज ना हो यूजर को पुराना डेटा ही दिखे। तो क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा मॉडिफाई होने वाला है उसका एक कॉपी ओरेकल डाल देता है अंडू में, और एक कॉपी आ जाता है बफर में। ठीक है, अब बंदा एक क्वेरी चलाया, तो ये जो 4 है ये मॉडिफाई हुआ 45। ध्यान देने वाला बात है, ये कहाँ हुआ है? बफर में बफर में। हुआ है, ना यहाँ हुआ है ना अंडू में हुआ है। और कोई दूसरा यूजर, मान लेते हैं रोहित नाम का यूजर, अगर सेलेक्ट कर रहा है स्टार फ्रॉम टेबल वेयर वैल्यू बराबर 4, तो वो तो 4 वाला वैल्यू को ढूंढ रहा है, तो उसको ओरेकल डेटा यहाँ से ला के देगा। आई एम सॉरी, यहीं से ला के देगा, क्योंकि वो डेटा भी चेंज हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अंडू को ओरेकल यूज करता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, यानी ओरेकल बोलता है कि जब तक आपका ट्रांजेक्शन फाइनलाइज नहीं हुआ है, जो पुराना डेटा था हम आपके लिए संभाल के रखेंगे। अगर आपको रोल बैक करने का नौबत आया